हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हम आज बताने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स। जैसा कि हमने धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते क्लास 11 तो ख़त्म कर ही दिया। अब हम क्लास 12th में पहले बता चुके हैं, जब हम लोग ग्रेविटेशनल पढ़ रहे थे ना, ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह। तो वहाँ पे उसके बाद हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर कैपेसिटेंस, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये सब हमने बताया था बच्चों। तो अब हम लोग आ गए हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे। तो धीरे धीरे हमारा क्लास 12th का भी चैप्टर्स ख़त्म हो जाएंगे। और चीज़ें समझ में आना बिल्कुल ज़रूरी है। चीज़ें वही है जो सारी जगह पे लिखी हुई है। बस मैं चाहता हूँ कि उसको आसानी तरीके से समझा दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, तो आप खुद से कर सकें। सवाल खुद से लगने लगेगा तो आपको पता चल जाएगा चैप्टर में कुछ नहीं होता है ना। जिस चैप्टर में आपसे सवाल हो रहा होगा ना, वो लगेगा कि अरे यार क्या ही चैप्टर है, ये तो मुझे ऐसे ही आता है। तो वही चीज़ आपको मैं सिखाना चाहता हूँ कि आपको सारा चैप्टर्स इस तरीके से लगे कि आपको लगे कि हाँ भाई, इस चैप्टर को मैं अच्छे से जानता हूँ, क्वेश्चन आएगा मैं कर दूंगा। ये चीज़ अगर आप में आने लगेगी तो समझिएगा आपका सिलेक्शन तो कोई रोक ही नहीं सकता है। बाकी सिलेक्शन तो पार्ट ऑफ लाइफ है। सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद सेलेक्ट हुआ हूँ। कुछ उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट देख लेते हैं। सर, किस एग्ज़ाम में सेलेक्ट होना है? बच्चों, आप जेई नीट के ही होंगे तभी आप देख रहे होंगे, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप आर्ट्स के होंगे तो मुझे इंटरेस्ट है पढ़ने में, देख सकते हैं, है कि नहीं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चलिए बताते हैं आपको। एक्चुअली में शुरू से हम पढ़ते पढ़ते देख रहे थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज रुका हुआ था, तो उसके कारण वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। और वही चार्ज जो स्टैटिक था, वो जब चलने लगता है, जब वो चलने लगता है, जब उसका मोशन हो जाता है, तो उसके कारण, जैसे वायर है ना, वायर में अगर चार्ज दौड़ने लगता है तो उसके कारण उसमें करंट आ जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट हमने पढ़ लिया। अब वही जब चार्जेस चल रही है और इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट किसी भी वायर में बन रहा है, तो उसके कारण उसके पूरे ऐसे सर्कुलर एरिया में, ऐसे सर्कुलर एरिया में, वायर के सर्कुलर एरिया में वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल बनता है और यहाँ पे वायर के वजह से सर्कुलर बनता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। ये सब कैसे कैसे क्या बनता है सर, समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आएगा बच्चों, बहुत आसान है। हम आपको चीज़ें शुरू से बताते हैं। देखिए, मान लीजिए ऐसे एक इधर मैं समझाना चाहता हूँ, चलिए कोई बात नहीं। पहले क्या हुआ था ना, पहले जब साइंटिस्ट वगैरह थे तो मान लेते हैं ये कोई वायर था बच्चों, ठीक है। वायर में ऐसे करके करंट जा रहा था, ठीक है भाई। इसमें चार्जेस का फ्लो हो रहा होगा, है ना। अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हमने आपको बताया था निगेटिव चार्ज का फ्लो जो होता है उल्टा डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ऐसे फ्लो करते हैं, है ना। इस वायर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसे हो रहा होगा, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। सर ये सब कैसे बता रहे हो? तो भैया आपको बच्चों पढ़ के आना पड़ेगा, है ना। जैसे इस चैप्टर में क्या बोला जा रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो करंट के बारे में कुछ तो आपको पता होगा, तब तो समझ पाइएगा इन चीज़ों को। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल देखिए बच्चों, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। तो उसी से कुछ कुछ रिलेटेड है, चीज़ें यूज होगी। ऐसे तो मैं बताता चलूँगा, लेकिन पूरा हम बता नहीं सक पाएंगे क्योंकि चैप्टर हम कुछ और पढ़ा रहे हैं, पीछे का चीज़ कुछ और है, तो इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, करंट इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है बच्चों, ठीक है भाई। तो करंट जब जा रहा था तो साइंटिस्ट वगैरह जो थे, साइंटिस्ट लोग थे, तो उन्होंने देखा, बहुत सारा कहानियाँ थी, कहानियाँ तो पूरा बताने का टाइम नहीं है। कंपास वगैरह लिया था। मान लेते ये कोई कंपास है बच्चों, कंपास का नीडल ऐसा ही होता है ना, ये कंपास है। कंपास का नीडल अंदर वाला जो होता है ना, ये वाली ऐसे नीडल होती है, ठीक है। तो देखा उन्होंने कि अगर करंट ऐसे जा रहा है तो ये कंपास को ऐसे पास ला रहे हैं, तो इसका नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा है भाई, नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा है। ऐसे था तो मान लेते हैं ऐसे हो जाएगा। अगर करंट का डायरेक्शन उल्टा कर दिया, इस डायरेक्शन में कर दिया करंट का वैल्यू, तो कंपास कुछ इस ऐसे, कंपास कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जा रहा था। क्या हो रहा है भाई, फिर साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि भाई पास ले जा रहे हैं तो उसका जो सुई होता है ना कंपास का, वो डिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर करंट का डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो किसी और डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। पास ला रहा है तो और कुछ आ रहा है। मतलब चीज़ें ऐसे ऐसे चेंज हो रही थी।
तो उन्होंने सोचा ये सब क्यों हो रहा है, ये तो कुछ अलग ही हो गया भाई, है ना, ये तो कुछ अलग ही हो गया। तो इसके बाद उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आगे वो चीज़ मैं बताऊंगा। उसके बाद उन्होंने कैसे कैसे डेरिवेशन किया, एक सब एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं, एक्सपेरिमेंट्स हुआ है ना, जैसे हम चीज़ों को ऐसे करते तो ऐसे हो रहा है, तो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, है ना। तो उन चीज़ों को हम अभी आगे बताने वाले हैं बच्चों, कि कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट कैसे हो रहा था। ये भी मैं दिखा देता हूँ। अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा था तो कंपास का नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों, हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसको भी डिस्कस अच्छे से करेंगे, उसमें कैसे कैसे चीज़ें वैल्यू चेंज करने से, जैसे यहाँ से आर का वैल्यू घटाएंगे बढ़ाएंगे तो कैसे चेंज हो जाएगा। फिलहाल आप देख लीजिए कि ये मैं कुछ पिक्चर्स लाया हूँ, इसमें ये इस कंडक्टर, ये जो कंडक्टर है रेड कलर का, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में ऐसा करंट फ्लो हो रहा है क्योंकि बैटरी ये है, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे ऐसे जा रहा है, चार्जेस का फ्लो हो रहा है, चार्जेज ऐसे ऐसे गए, चार्जेज ऐसे ऐसे गए, है ना, इस बैटरी में गए, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो करंट का डायरेक्शन ऐसे है। तो करंट का डायरेक्शन में अगर हम थंब को रख देना, अपने थंब को रख दे, ये थंब को, जैसे ये करंट का डायरेक्शन इस ऐसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में ऊपर रख दिए, समझिए, मेरे पास पेन भी है तो समझ में आ जाएगा। ये कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, और हम इसमें थंब ऐसे, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में थंब रखना है, वो भी राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड का यूज़ करना है बच्चों, लेफ्ट हैंड का नहीं। तो राइट हैंड वाला ऐसे कर देंगे तो थंब वैसे जाएगा, और ये ऐसे उंगलियां ऐसे मुड़ेंगे। कोई तो जादूगर है नहीं कि उंगलियां ऐसे उल्टा मुड़ देंगे है कि नहीं भाई, उंगलियां ऐसे ही तो मुड़ेगी, इंसान कहते हैं उंगलियां ऐसे ही मुड़ती है, तो ऐसे मुड़ेगी। तो जैसे मुड़ रही है ना, वो आपको बता रहा है कि वो डायरेक्शन ऑफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अगर करंट का डायरेक्शन ऐसे है तो कर्ल कर रहे हैं फिंगर को, तो वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देख रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता दिया है कि नहीं। तो कर्ल इस डायरेक्शन में हो रहा है, देख रहे हैं, एरो ऐसे है, एरो ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे सर्कुलर बन रहा होगा। तो अब यहाँ पे नहीं बता सकते कैसे सर्कुलर बन रहा होगा। अगर करंट ऐसा है तो ऐसे बन रहा होगा। देखिए अच्छे से बना देते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बी वेक्टर है ये, ठीक है बच्चों, बी वेक्टर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल। और इसमें बताइए, इसमें कैसे बनेगा, इसका डायरेक्शन ऐसे इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ जा रहा है, तो थंब को हम लोग नीचे की डायरेक्शन में ऐसे रखेंगे, और कर्ल करेंगे तो कर्ल ऐसे होगा फिंगर, तो कर्ल ऐसे ऐसे हो रहा है। तो कर्ल कैसे हो रहा है बच्चों, देख लीजिए यहाँ पे जल्दी से, कर्ल ऐसे हो रहा है इस डायरेक्शन, ठीक है, उल्टा डायरेक्शन में कर्ल हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन से बनेगा, ठीक है। चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, अभी बस देखना है यार, कुछ ऐसा सीरियस नहीं लेना कि भाई क्या समझा रहे हैं सर। देखिए यहाँ पे वही कंडक्टर है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अगर ऐसे हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो उल्टा होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऊपर के डायरेक्शन में हो रहा होगा, उसी कारण से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये करंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो करंट के डायरेक्शन ऐसे है तो ऐसे बनेगा, इसमें देख रहे हैं ऐसे ही बनाया गया है, मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे ही दिखाया गया है। तो बिल्कुल हम सही जा रहे हैं बच्चों, हम लोग सही जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे बन रहा है पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। और यही कंपास को जो मैंने बोला था कि जब ऐसे रखते हैं, कंपास को रखते जाते हैं तो उसका नीडल डिफ्लेक्ट होता है, तो ये नीडल ही है, देख रहे हैं कैसे डिफ्लेक्ट हो रहा है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा, ईजी है बच्चों, समझ में आएगा आपको। क्योंकि ये मेटल का चीज़ था ना, कंपास में नीडल जो होता है मेटल का चीज़ होता है, यहाँ पे देख रहे हैं मैग्नेटिक है ना। कंपास में जो यूज होता है वो मैग्नेट का ही अंश उसमें बना होता है, कुछ मटेरियल और मैग्नेट को मिला के कंपास का नीडल बना दिया जाता है। तो उसके कारण यहाँ पे प्रॉपर्टी जैसा शो होता है कि वो डिफ्लेक्ट करता है। प्लास्टिक का ले जाएंगे हम नीडल तो वो थोड़ी डिफ्लेक्ट करेगा, है कि नहीं, ठीक है। काफ़ी ईजी है बच्चों, काफ़ी ईजी है, चीज़ें कुछ कुछ समझ में तो आ ही रही होगी ना, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ये ऐसा फिर से वही बात है, फिर से करंट ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे करके, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे बनेगा, क्योंकि ऐसे है तो थंब राइट हैंड थंब रूल करेंगे तो
फिंगर ऐसे कर्ल हो रहा है, नीचे जा रहा है तो ऐसे कर्ल हो रहा है, बार बार वही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। तो वो तरीका है बच्चों, जैसे आप सोच रहे होंगे ना कि राइट हैंड थंब रूल से क्यों सर ऐसे करके क्यों बता रहे हैं कि कैसे डायरेक्शन कहाँ होगा। तो ये सब चीज़ें बच्चों एक्सपेरिमेंट्स करके देख लिए गए हैं, है ना। जो महान महान साइंटिस्ट थे उन्होंने किया उसको, और उन्होंने हमें बताया कि भाई राइट हैंड थंब रूल का यूज करो तो ऐसे तुमको डायरेक्शन मिल जाएगी। और वो डायरेक्शन एक्सपेरिमेंटल चीज़ों से आया है, एक्सपेरिमेंट करके आया है। तो उन्होंने ऐसा तरीका बता दिया कि कैसे याद रखना है, तो राइट हैंड थंब रूल से याद रखिए। ऐसा सोचना नहीं है फिर कि अब यही क्यों लेफ्ट हैंड थंब रूल यूज करिए। तो बच्चों उल्टा डायरेक्शन आएगा ना, शुरू से जो चीज़ें ली जा रही है, जो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू सही चीज़ें आ रही हैं तो वैसा ही लेंगे ना है कि नहीं। तो मान लीजिए अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज देयर इज अ करंट इन द वायर। बिल्कुल सही बात है। अगर वायर में करंट ही नहीं दौड़ रहा हो, चार्जेस का फ्लो ही नहीं हो रहा हो, तो किस बात का मैग्नेटिक फील्ड आएगा, आएगा ही नहीं। शुरू वाला चीज़ ही काट देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी आएगा, नहीं आएगा भाई। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वॉज फाउंड बाई चेंज्ड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स। वही तो बोल रहा हूँ डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर दिया जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदल ही तो गया। ये ऐसे घूम रहा है और ये ऐसे घूम रहा है, दोनों का डायरेक्शन उल्टा है। ये ऐसे ऐसे और वो ऐसे ऐसे घूम रहा है ना। वही बोल रहा है रिवर्स करेंगे तो चीज़ें चेंज हो जाएगी। तो बिल्कुल सही बात बोला जा रहा है। और ये चीज़ फिर से वही चीज़ें पीछे हमने बताया। ध्यान से देखिएगा बच्चों, एक और चीज़ आ गया आपके पास, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अनलाइक अ स्टेशनरी चार्ज ओनली प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। जो चार्ज होती है ना स्टेशनरी चार्ज, है ना, रुका हुआ रेस्ट चार्ज, ये सिर्फ और सिर्फ अपने चारों तरफ बनाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। स्फेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ाया था, उस टाइम पे पढ़ा रहे थे। तो ऐसा करके ये चार्ज छोटा सा है तो ऐसे 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 स्फेरिकल बनता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से तो पॉजिटिव चार्ज से पूरा ऐसे करके निकलती रहती है ना। पूरा एकदम चारों डायरेक्शन में, पूरा 3D में बच्चों समझिए। 3D में मतलब कि पूरा स्फेरिकल ही तो हो गया। लेकिन जब मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस, लेकिन देखिए ये स्टेशनरी चार्ज था, रेस्ट चार्ज था। लेकिन चार्ज का जब मूवमेंट होने लगे, जैसे इसमें करंट बह रहा है तो इसमें चार्ज का मूवमेंट ही तो हो रहा है। तो जब चार्ज चलने लगता है, मान लेते हैं पॉजिटिव मान लेते हैं, अगर ये चार्ज मूव करने लगा v वेलोसिटी से, तो इसके कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा ही, क्योंकि चार्ज है, रुका हो या चल रहा हो। लेकिन उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, जो कि आप देख सकते हैं अगर करंट फ्लो कर रहा है आई यहाँ पे, तो उसके कारण तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया ना। और जो चार्जेज होंगे उस वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो शो करेगा, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ही है ना। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो ये चीज़ मैं बताना चाहता था बच्चों, जो आप समझ चुके होंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, साइंटिस्टों ने ये सब सारी चीज़ें हो रहा था बच्चों, ये चीज़ें आप एनसीईआरटी में भी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी में बताया जाता है कि चीज़ों को देखा जाए तो जो करंट था, जो चार्जेस का फ्लो होता था, वो चीज़ें बहुत पहले से पता था। 2000 साल पहले भी पता था लोगों को। उस टाइम पे कुछ था भी नहीं, और पता भी था मैग्नेट वगैरह कुछ चीज़ होती है जो अपने सिमिलर प्रॉपर्टी के चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है ना, जिसमें मेटल्स वगैरह आते हैं। तो ये सब चीज़ें पता था कि मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है मैग्नेट, करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेज मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट बनता है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसे पता था। लेकिन दोनों का जो रिलेशन है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ रहे हैं आप, तो मैग्नेटिक इफेक्ट करंट के थ्रू कैसे चेंज हो रहा है, दोनों में रिलेशन क्या है ना। करंट जो है बहते हुए मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे शो कर रहा है, तो इन चीज़ों को बहुत जल्दी पता कर लिया गया है, लगभग 200 साल पहले, मतलब 1820-25 के आसपास। ठीक है, साइंटिस्ट उस टाइम पे थे, तो उन्होंने इन दोनों के बीच में रिलेशन बताया। क्योंकि देखा कि कंपास का निडल डिफ्लेक्ट हो रहा है तो क्यों हो रहा है ना, वो चीज़ों को जानकर बताया उन्होंने। तो वैसा तरीके से बायट सेवर्ट लॉ एक आता है बच्चों। साइंटिस्ट जो थे बायट सेवर्ट लॉ बाबा उन्होंने एक लॉ दिया। लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता है, मतलब लॉ जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से आ दी थी चीज़ें। उन्होंने क्या बताया, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड at any point P due to a small
करंट कैरी मेटल, मेटल मेटल बोलना जरूरी नहीं है, कंडक्टर बोलना थे, कंडक्टर। ये स्मॉल इसलिए बोला गया क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, इसको ऐसे बोल दिया जाता है इन्फानाइटेसिमल स्मॉल, है ना। इन्फानाइटेसिमल स्मॉल मतलब होता है कि बहुत छोटा, वो जो छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं, जैसे चार्ज बहुत छोटा सा होता है ना, उसी तरीके से एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं। पूरा तो करंट कैरिंग वायर होगा, उसमें से छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि पूरा में तो वायर में फ्लो हो ही रहा है, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लिए थे, जो छोटा सा एलिमेंट छोटा सा होगा, जो हम बताने वाले हैं कैसे लेना है, ठीक है। तो अगर वैसे आपको फाइंड करना है तो इन्होंने एक फार्मूला बताया, जो कि फार्मूला में क्या था, इन्होंने बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड जिसको डी बी भी बोल सकते हैं आप, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई डी एल का, ठीक है। डी एल वेक्टर है, बता रहा हूँ क्या है ये। बोला कि और एक्सपेरिमेंट्स किया तो उन्होंने बताया कि ये साइन थीटा के भी प्रोपोर्शनल है। सर ये थीटा उटा कहाँ से आ गया? फिर उन्होंने बताया कि इसको भी अगर हम खोल दें, मतलब और भी एक्सपेरिमेंट करके, तो 1/r² के भी प्रोपोर्शनल है। सर ये सब कहाँ से आया? समझिए बच्चों कहाँ से आया, आसानी से समझ जाइएगा। पहली बात कि आइडियल क्या है, सबसे पहली बात कि करंट एलिमेंट क्या होता है, ये चीज़ समझिए। करंट तो खुद में एक स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं? करंट तो स्केलर क्वांटिटी है ना। करंट तो डायरेक्ट हम जोड़ देते हैं, जैसे 2 एम्पियर 5 एम्पियर इधर से आ रहा है तो यहाँ पे 7 एम्पियर का करंट बहेगा, है ना, दोनों मिलके, ठीक है। उसमें कोई भी वेक्टर एडिशन नहीं करते हैं, एंगल कितना है क्या है कुछ नहीं। लेकिन जब करंट एलिमेंट लेते हैं, करंट एलिमेंट मतलब करंट का छोटा सा एलिमेंट जिसका लेंथ हम लोग डीएल लेते हैं, उसको हम लोग वेक्टर्स के थ्रू देखते हैं, ठीक है। करंट एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे, इसमें आइडियल बोला जाता है, आइडियल ऐसे और ऐसे वेक्टर करके बोला जाता है कि इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड लेंथ ऑफ इनफाइनेटिसिमल सेगमेंट ऑफ करंट कैरिंग वायर। मैंने बोला ना, करंट और उसका प्रोडक्ट है लेंथ ऑफ इनफाइनेट। तो लेंथ हमने क्या लिया है, डीएल, और करंट आई लिया है, तो दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो वो करंट एलिमेंट कहलाएगा, ठीक है। दोनों को साथ में लेना पड़ेगा तब वो करंट एलिमेंट कहलाएगा, है ना बच्चों। द करंट एलिमेंट इज टेकन एज द वेक्टर क्वांटिटी, बिल्कुल। द इट्स डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ करंट। भाई अब डायरेक्शन लिए हैं तो डायरेक्शन कहाँ से लेंगे, किधर लेना है? जो करंट का डायरेक्शन होगा, वायर में करंट ऐसे बह रहा है तो डीएल जो लेंगे इसी डायरेक्शन में लिया जाएगा, ठीक है। वायर में करंट ऐसे बह रहा है तो डीएल जो छोटा सा एलिमेंट लेंगे यहाँ पे, उसका भी डायरेक्शन नीचे की तरफ ही होगा। जिस डायरेक्शन में करंट बह रहा है उसी डायरेक्शन में डीएल वेक्टर भी होगा, सिंपल सी बात है। तो वही ए बी में अगर कुछ छोटा सा एलिमेंट ए बी लिए हैं तो उसके कारण बोल दिया जाता है आइडियल होता है। डीएल को ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल ईजी है। मान लेते हैं कि कुछ ऐसा सा एलिमेंट है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है आई, ठीक है। तो बोला जाता है कि छोटा सा एलिमेंट जो ए बी देख रहे हैं ना आप, ये है ए बी है, ठीक है, ये वाला। तो ये छोटा सा एलिमेंट क्या है बच्चों, डीएल है। डीएल लेंथ का है, ठीक है। तो बिल्कुल इजी हो गया ना, आई यहाँ से डीएल है, और अगर ए बी देखा जाए जो करंट एलिमेंट है उसका वैल्यू आई इंटू डीएल लिख सकते हैं, है कि नहीं? यही तो करंट एलिमेंट है, कुछ नहीं है भाई, छोटा सा एक एलिमेंट ही तो लेना है ठीक है। तो ऐसा ये सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू चीज़ है बच्चों, ये सब एक्सपेरिमेंटल है। थ्रू एक्सपेरिमेंट्स बायट-सेवर्ट लॉ इसी कारण से दिया जाता है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया था और उन्होंने ऐसा प्रोपोर्शनलिटी होल्ड किया कि इनके प्रोपोर्शनल है। अब होल्ड किया तो इसके आगे हम बताते हैं कैसे होल्ड किया, क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी जो है सबके प्रोपोर्शनल है, तो डी प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई डी एल, और यहाँ पे साइन थीटा भी आ जाएगा डिवाइडेड बाई r² आ जाएगा, क्योंकि सबको एक साथ कर देंगे ना, इसके प्रोपोर्शनल इसके प्रोपोर्शनल सब कर दिया। तो अब देखा जाए तो अब इसके हटाना होगा यहाँ ये वाली प्रोपोर्शनलिटी, तो कुछ कांस्टेंट आता है। तो उन्होंने जो कांस्टेंट रखा था वो क्या आया था, डी बी इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई था बच्चों,
आइडियल ऑफ साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो उन्होंने बोला कि ये आएगा भाई, है ना, उन्होंने बोला कि ये आएगा। बिल्कुल ठीक है। फिर तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं सर बता दीजिए। ये छोटा सा आपको बताया ना बच्चों, ये छोटा सा जो डीबी आया है, ये बिल्कुल छोटा सा एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है किसी पी पॉइंट पे। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर होगा। चीज़ें यहाँ पे लिख भी सकते हैं अगर आपको लिखना है तो। म्यू नोट क्या है बच्चों, इसको बोल देते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है बच्चों। ठीक है, बिल्कुल आसान है, म्यू नोट वही होता है। और भी चीज़ आप समझ सकते हैं कि ये सब कहाँ से लिया, मैं तो ये बताना ही भूल गया। ये जो ऐसा करके वायर है बच्चों, जिसमें ऐसे करके करंट फ्लो हो रहा है ना, ऐसा करके करंट फ्लो हो रहा है जिसमें, तो इसमें आई करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। कोई भी पॉइंट पी हम यहाँ पे ले लेते हैं, कोई भी पी पॉइंट बच्चों, है ना, कोई भी पी पॉइंट ले लिया। तो इस पॉइंट से जहाँ पे हमने छोटा सा एलिमेंट लिया है बच्चों, छोटा सा एलिमेंट ये डीएल लिया है, इसके कारण यहाँ पे देखा जाए तो इससे कितना एंगल बन रहा है थीटा, इसी को बोल दिया जाता है ये एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर और यहाँ से ये इसके बीच की दूरी क्या होती है बच्चों, ये होती है आर वेक्टर, है ना, आर वेक्टर होती है। अच्छे से लिख देता हूँ, हाँ ठीक है। तो आप जो देख रहे हैं यहाँ पे कि ये डीएल वेक्टर कैसे, इसका डायरेक्शन कैसे होगा बच्चों, इसी डायरेक्शन में होगा क्योंकि करंट का डायरेक्शन है। और ये आर वेक्टर यहाँ से ऐसे देखा जाता है, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी, ठीक है। तो इसके बीच का एंगल जो ये दो वेक्टर है, इनके बीच का एंगल थीटा हो जाता है। आइडियल तो आपको समझ में आ ही गया, और ये आर होता है। सारी चीज़ें आई थिंक आप समझ गए, ठीक है। तो इस तरीके से लिया जाता है बच्चों। अब बताइए कि डायरेक्शन कैसे होगा मैग्नेटिक फील्ड का पी पॉइंट पे। तो भाई मैंने बोला था जैसे करंट का फ्लो हो रहा है वैसे उसमें थंब ऐसे राइट हैंड थंब कीजिए ऐसे, और फिंगर कर्ल करेंगे, फिंगर को कर्ल करेंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो देखा जाए तो ऐसे है तो कर्ल करेंगे तो ऐसे आएगा, मतलब ऐसे ऐसे बनेगा, है ना, ऐसा ही तो बनेगा बच्चों। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं ऐसे करके बनेगा, है ना। आई थिंक मैं सही से बना नहीं पा रहा हूँ, ऐसा करके बनेगा, ठीक है, ऐसा करके मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो पी पॉइंट पे कैसे बनेगा, तो देखिए ऐसे जब कर्ल कर रहे हैं ना तो इधर से ऊपर से आ रहा है, ऐसे करके ऊपर से आ रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर ऐसे ऊपर आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है। ये ऊपर की तरफ आ रहा है और इधर से अंदर की तरफ जा रहा है। ये हमारे तरफ आ रहा है ऐसे ऊपर, और इधर के अंदर की तरफ जा रहा है। तो अंदर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ क्रॉस का यूज करते हैं, और बाहर आने के लिए डॉट का यूज करते हैं। ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, मैं अभी बताता हूँ, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। हमारे पास जो आया बच्चों डीबी का वैल्यू समझिएगा, एक सेकंड अच्छे से लिख देता हूँ डीबी, आगे समझा दूंगा वो वाली चीज़, डायरेक्शन वाली चीज़। डीबी का जो वैल्यू आया बच्चों, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है, यही तो आया। अब देख लीजिए इसको जल्दी से बता देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, है ना, स्मॉल मैग्नेटिक एट पॉइंट पी, ठीक है। और जो मैं बता रहा था यहाँ पे बच्चों, क्या मैं बता रहा था कि म्यू नॉट बाई 4 पाई जो था, इसका वैल्यू कितना होगा। ये कांस्टेंट जो हमारे पास आया है ना बच्चों, इसको तो बोल देते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, इसको परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बोल देते हैं। लेकिन जब म्यू नॉट बाई 4 पाई लिखते हैं, पूरा चीज़ अगर लिखते हैं, तो इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू बोला जाता है 10⁻⁻7 लिख लीजिए,
और जो इसका यूनिट होता है, ये जो बी आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, जो एसआई यूनिट होता है वो भी मैं बता देता हूँ। स्टैंडर्ड यूनिट लिया जाता है, उसको टेस्ला बोल देते हैं, टी से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, ठीक है। और सी जी एस यूनिट होता है जो, उसको गॉस बोलते हैं, जिसको जी से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये तरीका है बच्चों, टेस्ला ही हम लोग ज़्यादा जगह पे देखते हैं। तो अगर देखा जाए तो इसका यूनिट क्या होगा, ये आर स्क्वायर है, डी एल तो लेंथ ही है, तो एक लेंथ से एक लेंथ कटा जाएगा, तो टेस्ला, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, टेस्ला मीटर और एम्पियर नीचे आ जाएगा, है ना। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, μ/4 का, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। बिल्कुल ईजी है भैया बच्चों, है ना, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक और यूनिट आप कन्वर्जन याद रखिएगा कि एक टेस्ला जो होता है ना, एक टेस्ला वो 10⁴ गॉस के बराबर होता है, ठीक है। ये कभी कभी यूज हो जाएगा, चाहे नहीं भी होता है ज़्यादातर केस में, लेकिन ये चीज़ देख लीजिएगा, याद रखिएगा। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि μ/4 का वैल्यू एक और यूनिट में लिख सकते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, क्योंकि कहीं पे 1 टेस्ला भी लिखा रहेगा, उसको 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के टर्म में भी लिखा जा सकता है। ये सब यूनिट कन्वर्जन है, ये सब यूनिट की चीज़ें हैं, ये तो जैसा रहता है वैसा ही यूज किया जाता है, इसमें क्या ही बताऊँ। तो देखिए 10⁷ तो आ ही जाएगा, इंटू, देखिए इसका यूनिट क्या है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो टेस्ला का यूनिट क्या हो जाता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। टेस्ला को अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर डिवाइडेड बाई एम्पियर था, तो एक मीटर कट जाएगा, तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा μ/4 का, वो आ जाएगा 10⁻⁻7 वेबर पर मीटर एम्पियर, ठीक है। तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, जो तरीका आपको अच्छा लगे वैसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बाकी चीज़ें तो मैंने बता ही दिया बच्चों, बाकी चीज़ें तो मैंने बता ही दिया कि ये करंट लिया जाता है जो वायर में दिया गया है आपको, डी एल आर एस का, ठीक है, सब कुछ बता दिया। चलिए आगे चलते हैं, इसको वेक्टर के टर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग, कैसे, इस तरीके से, जो डी बी आपके पास आया है बच्चों, μ0/4 आई डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यही तो है, ठीक है ना। इसको हम लोग वेक्टर के टर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे, क्योंकि कहीं कहीं पे यूज हो जाएगा। देखिए पहला चीज़, इसको वेक्टर फॉर्म में बदल देते हैं, और वेक्टर फॉर्म में ही याद रखना अच्छा रहता है ना, आसान रहता है। तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे बदल सकते हैं, डी बी इक्वल टू μ0/4 आई डी एल है, तो इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं बच्चों, डी एल वेक्टर है ना बच्चों, डी एल वेक्टर है, आई तो कांस्टेंट है, करंट तो बढ़ता ही रहता है लेकिन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो यहाँ पे डी एल का वैल्यू जो होता है ना, वो वेक्टर क्वांटिटी में हो जाता है, क्योंकि वो करंट एलिमेंट है, ठीक है। तो आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर कर दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, और नीचे आर का क्यूब कर दूँ, कोई दिक्कत होगा, थोड़ा सा आप सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बच्चों, ये मैं क्यों लिख दिया, कहीं से छापा नहीं है, आपको मैं समझा देता हूँ कैसे ये चीज़ आएगा। तो इसी को अगर ऐसे भी लिखा जाए तो μ0/4 आई इंटू डी एल आ जाएगा। एक सेकेंड, साइन थीटा मैं नहीं लिख रहा हूँ क्या, आई डी एल साइन थीटा है ना भाई क्या कर रहा हूँ मैं, आई डी एल साइन थीटा नहीं छोड़ना है बच्चों, साइन थीटा कहाँ आ गया, वही तो मैं सोच रहा हूँ। यूनिट में तो दिक्कत नहीं होगा, साइन थीटा का यूनिट तो नहीं होता है, तो रेडियन में होता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे मैं भूल गया था लिखना, ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो यहाँ पे रेडियन वगैरह में लिखना नहीं चाहता है, रेडियन उडियन में आता नहीं है, क्योंकि वो तो थीटा का टर्म में है ना, तो उसका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे आई डी एल, यहाँ पे साइन थीटा था ना बच्चों, साइन थीटा था, साइन थीटा को भूलना नहीं है बच्चों, आई डी एल साइन थीटा। देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ, इसको अगर खोल दिया जाए तो आई डी एल आर साइन थीटा नहीं आ जाएगा,
क्रॉस प्रोडक्ट है बच्चों, डीएल और आर का क्रॉस प्रोडक्ट है। डीएल आर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे है, ये देखिए, ये डीएल वेक्टर ऐसे रहेगा, ये आर वेक्टर ऐसे, ये एंगल थीटा, तो डीएल क्रॉस आर है, ठीक है। तो डीएल क्रॉस आर करेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये वेक्टर और ये वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो डीएल क्रॉस आर मतलब डीएल आर साइन थीटा, तो वही तो है यहाँ पे, डीएल आर साइन थीटा। अब क्या करना है, कुछ नहीं, जैसा है वैसे, आर क्यूब है। अब यहाँ से देखा जाए तो एक आर, यहाँ से एक आर स्क्वायर में निकल जाएगा, और यही तो आ गया, फिर यही तो आ गया, है कि नहीं। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये है आपका वेक्टर फॉर्म, ठीक है, ये है आपका वेक्टर फॉर्म, है कि नहीं बच्चों, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे ये जो है ना नीचे वाला, ये मैग्नीट्यूड है, ये है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, और ये तो है ना दूरी, जो डिस्टेंस वेक्टर होता है। फिगर से आप समझ रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब अगला फॉर्मेट देख लेते हैं बच्चों, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका करंट डेंसिटी का फॉर्मेट से, ठीक है ना। करंट डेंसिटी का फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, करंट डेंसिटी को हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते थे, याद होगा आपको, अगर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है तो एक ये छोटा सा टर्म यूज हुआ था वहाँ पे, तो इसको बोल देते हैं आई इक्वल टू जे इंटू ए होता है ना। अगर देखा जाए बच्चों, तो आई इंटू में डी एल कर दें हम लोग, डी एल वैक्टर का मल्टीप्लिकेशन, जे इंटू ए इंटू डी एल कर दें, दोनों तरफ डी एल से मल्टीप्लिकेशन, तो आपको पता होगा कि जो हम लोग वायर लेते हैं उसका ये एरिया होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसमें कि उसका छोटा सा दूरी से मल्टीप्लाई कर दे तो उसका पूरा वॉल्यूम आ जाता है। ये छोटा सा वॉल्यूम आ जाएगा वायर का, है ना। तो यहाँ पे आई डी एल जो आ जा रहा है हमारे पास इक्वल टू जे इंटू डी भी आ जाएगा, छोटा सा वॉल्यूम, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। तो अब हम लोग डी का वैल्यू जो हम लोग लिख सकते हैं वो कितना आ रहा है, म्यू नोट बाई 4 पाई इंटू आई, तो आई डी एल के जगह पे हम लोग रिप्लेस कर दिए ना, तो रिप्लेस कर दिए तो क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, जे वेक्टर क्रॉस आ जाएगा, जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई आर का क्यूब, इंटू में जो हमारे पास डी भी बचा हुआ है ना। बिल्कुल ईजी है बच्चों, बिल्कुल ईजी है, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, बिल्कुल आसान है। आई थिंक यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, हम यहाँ से ये वाले तरीके से लिख दिए, आई इंटू डी एल था ना, तो आई इंटू डी एल की जगह पे हम लोग डी भी इंटू जे ला दिए, और बाकी चीज़ें तो वैसे ही रहेगी, बाकी चीज़ें तो वैसे ही हैं, क्योंकि इसको फिर ऐसे बदलना है, फिर ऐसे बदलना है, तो इससे अच्छा है कि इसी को इसे बदल दीजिए, क्योंकि ये तो बदल दिए हम लोग। एक और तरीका है, एक और तरीके से आप लिख सकते हैं, जो कि जनरली उतना यूज नहीं होता है, चार्ज वेलोसिटी से आप लिख सकते हैं, है ना। जैसे चार्जेस का फ्लो हो रहा है ना बच्चों, चार्जेस का फ्लो ही तो हो रहा है वायर में, तो चार्ज वेलोसिटी से भी लिख सकते हैं, जिसमें कि आपको पता होगा Q बराबर आई इंटू टी होता है ना, ठीक है। तो Q बाई टी को भी हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, आई, और दोनों तरफ अगर हम लोग डी एल से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि आई इंटू डी एल हमको लाना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी एल अगर देखा जाए तो डी एल बाई डी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो वेलोसिटी है, डी भी ही तो है, छोटा सा वेलोसिटी डी भी ही तो देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे डी एल बाई डी टी भी लिख सकते हैं, छोटा सा टाइम के लिए, छोटा सा टाइम इंटरवल के लिए, तो डी भी आ जाएगा, यहाँ पे क्यू डी भी आ जाएगा, और यहाँ आई डी एल आ जाएगा। इसके बाद डी भी का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं म्यू नोट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल के जगह पे हम लोग क्यू इंटू डी भी लिख सकते हैं बच्चों, है ना। तो ये छोटा सा वेलोसिटी ही तो है, डी भी, या फिर भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई डी एल के जगह पर अगर हम लिखना चाहें तो वेलोसिटी भी क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर का क्यू इंटू क्यू आ जाएगा, सिंपल, है ना बच्चों।
इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बहुत सारा तरीका है लिखने का। आपको जनरली बस ये याद रखना है ना, एक छोटा सा चीज़ यही याद रखना है, और ये सब चीज़ें तो अपने आप आ जाएगी। ठीक है, ये सब तो अपने आप आ जाएगी। देखिए हम लोग डायरेक्शन कैसे बताना चाह रहे थे, क्योंकि पीछे आप नहीं समझ पा रहे होंगे अच्छे से, तो हम अभी समझा देते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे लेना है। अगर कोई वायर में करंट ऐसे बह रहा है, अगर ये करंट बह रहा है ऐसे, तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं। कर्ल फिंगर इन करंट डायरेक्शन, देन थंब गिव्स मैग्नेटिक फील्ड, है ना। थम्स गिव मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे भी कर सकते हैं। ये एक तरीका है बच्चों, है ना, ये एक तरीका है। तो ऐसे कर लीजिए, ऐसा करेंगे तो ऊपर की तरफ आ रहा है। आखिर बच्चों ये ऐसा लूप है ना, तो लूप में ऐसे कर्ल कीजिए फिंगर को, जैसे करंट जा रहा है तो करंट ऐसे जा रहा है, तो कर्ल की थंब क्या देगा हमको, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, नीचे से ऊपर की तरफ। बिल्कुल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर इसी का अगर हम लोग डायरेक्शन ऐसे कर दे बच्चों, करंट ऐसे बह रहा है, ऐसा करके करंट बह रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल कीजिए तो थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। बोलेंगे बच्चे कि सर अभी तो आप बोल रहे हो तो उल्टा, अभी बोल रहे हो उल्टा, यार क्या बोलते हो भाई। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो ऐसे कर्ल कर रहे हैं, ऐसा करके कर्ल कर रहे हैं, तो इधर इस डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन। आप बोलेंगे बच्चे कि अभी तो सर आप बोल रहे थे कि ये जो है कर्ल फिंगर को करना है थी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में तब जाकर थंब आपको करंट देगा, लेकिन अभी तो आप बोल रहे हो कि थंब मैग्नेटिक फील्ड देगा। क्या क्या बोल रहे हो सर। तो बच्चों मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए मैं एक और तरीका बताता हूँ, दोनों तरीका सही है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने अपने जगह पे सब कुछ सही है। अगर हमारे को दिया है कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है बच्चों, ठीक है, तो करंट के डायरेक्शन में हम यहाँ पे थंब रख सकते हैं। तो दूसरा तरीका ऐसे भी है, पुट योर थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, पुट योर थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्ल योर फिंगर गिव्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब क्या करना है कि थंब को रखना है करंट के डायरेक्शन में। तो ऐसे करेंगे, देखिए ये ऐसे करंट जा रहा था ना, ये देखिए ऊपर है ना, नोक दिख रहा है, तो ऐसे कर रहे थे, तो ऐसे थंब इसके डायरेक्शन में रखना है। तो ऐसे कर रहे हैं, तो फिंगर कर्ल कर रहे हैं, तो ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फिंगर कर्ल करेंगे तो यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है, और इधर से बाहर आ रहा है, इधर से अंदर जा रहा है, इधर से बाहर आ रहा है। ठीक है, आई थिंक आप समझ रहे हैं। तो अंदर जा रहा है, यहाँ पे अंदर जा रहा है, तो अंदर जा रहा है तो यहाँ पे क्रॉस बोला जाता है, और ये अगर बाहर आ रहा है तो आउटवर्ड को डॉट बोलते हैं। ये बोलता है, ये हो गया आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया इनवर्ड। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे बच्चों, है ना। तो यहाँ पे ऐसा करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्रॉस हो गया, ये क्रॉस है, यहाँ पे ये डॉट है। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर ये ऐसे आ रहा है करंट नीचे की तरफ, तो समझ सकते हैं नीचे की तरफ आ रहा है, तो इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा क्रॉस, और इधर हो जाएगा डॉट। इधर क्रॉस रहेगा, हर जगह पे क्रॉस, है ना। ऐसा करके आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यही तरीका है बच्चों समझने का, राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, और
ये दोनों में से जो कन्वीनियंट लग रहा है आपको वो यूज कीजिए, डायरेक्शन बिल्कुल सटीक आएगा। पीछे जो आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि कैसे लिया था मैंने यहाँ पे, अब आप बिल्कुल आसानी से समझ रहे होंगे कि कैसे ये यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ऐसे था, तो ऐसे करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा, यहाँ पे डॉट आ जाएगा। तो मैंने पूछा था बच्चों कि पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ये आ रहा था, ये तो पी पॉइंट पे था, ये तो आ रहा था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये तो आ रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन कैसा है, तो डायरेक्शन देख सकते हैं आप, इनवर्ड है। तो यहाँ पे डायरेक्शन इसका लिख सकते हैं इनवर्ड है। डायरेक्शन इनवर्ड है, इनवर्ड को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन क्या है बच्चों, इनवर्ड है। बहुत ईजी है ना बच्चों। चलिए अब जल्दी से समझ लेते हैं एक छोटा सा चीज़ जो आपको यूज होगा आगे हर जगह पे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अब हमको पूरा स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से बताना है कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी पी पॉइंट पे। हमने छोटे से एलिमेंट से देख लिया है कि डीएल जो हम लोग करंट एलिमेंट लेते हैं उसके कारण कितना होता है किसी पॉइंट पे, कितना होता है बच्चों, भूल गया सर, भूलना नहीं है बच्चों। छोटे से अगर हमारे पास कहीं पे छोटा सा डीएल एलिमेंट लिए हैं करंट एलिमेंट, उसके कारण किसी पी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो म्यू नोट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल क्रॉस आर, वेक्टर होता है दोनों, डिवाइडेड बाई आर का क्यूब, ठीक है। यही तो अभी हमने पढ़ के आया बच्चों, ठीक है। या फिर साइन थीटा के टर्म में भी लिख लीजिए, म्यू नोट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमें ये बड़ा सा अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसके वजह से बताना है, ठीक है। ये कोई बड़ा सा करंट कैरिंग वायर है बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। करंट ऐसे बह रहा है ऊपर की तरफ, तो किसी भी पी पॉइंट पे आ जाइए आप, किसी भी पी पॉइंट पे, यहाँ पे मान लेते हैं आ गए हम लोग, ये कोई पी पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे बताना है बच्चों कैसे होगा, क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड। पहली बात, अगर ये वायर है तो इसको हम लोग ऐसे करके जोड़ लेते हैं, यहाँ से ऐसे करके, कितना एंगल बना रहा है इसका एंड, कितना एंगल बना रहा है पी पॉइंट पे, वो तो देखना ही पड़ेगा ना। चलिए मिला दिया। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हम लोग देखते थे बच्चों, है ना, ये कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस था। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट नहीं है, जो कि थोड़ा और बड़ा मैं कर देता हूँ। बिल्कुल मत सोचिएगा बच्चों कि ये मिड पॉइंट है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। मैं मिड पॉइंट ले ही नहीं रहा हूँ, मिड पॉइंट का केस भी लेंगे लेकिन एक जनरल केस ले लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, है ना। मिड पॉइंट के लिए देखिए मिड पॉइंट नहीं लग रहा है ना, बिल्कुल नहीं लग रहा है ऐसा, और ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। हमने तो बस छोटा सा चीज़ पढ़ा है उसका यूज कर लेते हैं कि एक छोटा सा कोई एलिमेंट अगर हमने यहाँ पे डीएल ले रखा है, ये तो करंट का डायरेक्शन है, हमने तो बस छोटा सा एलिमेंट डीएल की वजह से पढ़ा है। क्या पढ़ा है बच्चों, यही पढ़ा है सर कि एक छोटा सा एलिमेंट अगर डीएल लेते हैं तो उसके कारण अगर देखा जाए तो जो बनता है यहाँ पे एंगल, जैसे डीएल वेक्टर ऐसे है तो यहाँ पे ये वाली आर वेक्टर हो जाएगी, है ना। इसको आर वेक्टर ले लेते हैं, फिर एक्स वेक्टर ले लेकर एक्स ले लेते हैं, एक्स या फिर ए ले लेते हैं, ये अच्छा रहेगा, हाँ कुछ भी ले सकते हैं ठीक है। और इन दोनों के बीच में हम लोग एंगल देखते थे, याद कीजिए बच्चों, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर लेते थे, इसको आर या ए लिखते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ए लिख दिया तो ठीक है। तो जो आप यहाँ पे लिखते थे डीएल क्रॉस आर, तो डीएल वेक्टर तो ये वाली वेक्टर है ना, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, और जो पी पॉइंट से मिलने वाली जो होती थी इनके बीच का एंगल ये होता था, है ना, ये एंगल होता था। तो शुरू से हम बताते हैं आपको, ये पूरा एंगल आपको क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में या फिर जो भी है, ये पूरा एंगल θ1 है, और यहाँ से ये नीचे वाला एंगल ये θ2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, ओके। और ये एंगल भी आपको दे दिया है कि ये एंगल कितना है बच्चों, ये छोटा सा एंगल θ है, एक सेकेंड,
एंगल थीटा है छोटा सा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा ही तो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए, फार्मूला छोड़ दे, फार्मूला आपको बस ध्यान रखना कि ऐसे होता है। अब आ जाइए, अगर ये पूरा वायर की वजह से निकालना है तो एक छोटा सा एलिमेंट हमने लिया है, इसके वजह से पहले लिख लेता हूँ। तो ड्यू टू डीएल एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी छोटा सा डीबी लेते हैं ना हम लोग, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, तो हम लोग लिखते ही हैं आई करंट फ्लोइंग है, डीएल छोटा सा वेक्टर में लिया है, साइन ऑफ थीटा लेते हैं। तो साइन थीटा कौन सा लेते हैं बच्चों, ये ऐसे है और ये इसका आर वेक्टर जो एयर वेक्टर बोलते हैं, ए वेक्टर ये है कि नहीं, ये वेक्टर यही तो दिख रहा है, यही तो दिख रहा है। हम यहाँ पे कुछ अलग अलग टर्म लिए हैं तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। डीएल ऐसे रहता है और इन दोनों को मिलाने वाला, इस पॉइंट को पी पॉइंट को मिलाने वाला ये वेक्टर ऐसे लेते हैं, आर वेक्टर, जो कि मैंने ए लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों के बीच के एंगल जो हम लोग लेते थे वो थीटा लेते थे, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 90 प्लस थीटा, तो लिख देते हैं आई डी एल साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या आया 90 प्लस थीटा, जो एंगल है वही लिखेंगे ना, यहाँ 90 प्लस थीटा बन गया तो लिख दिया, डिवाइडेड बाई कितना दूरी है बच्चों यहाँ से यहाँ तक, ये कितना दूरी है, ए है, नीचे हम लोग पहले आर लिखते थे, यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बच्चों ये कितना हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन कॉस में बदल जाएगा, और साइन तो पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, कॉस थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये डीबी जो छोटा सा एलिमेंट है बच्चों, वो वैसे हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई, कॉन्स्टेंट जो है बाहर लिख दीजिए, आई ये कॉन्स्टेंट है, डीएल और ए स्क्वायर जो आ रहा है उसको कैसे लेना है, देखिए आपको पता होगा बच्चों, इसको हम लोग आर वेक्टर यहाँ पे ले लेते हैं, ये आर, ये परपेंडिकुलर दूरी जो है ना, ये यहाँ से ये दूरी है ना, हम इसको ले लिए हैं आर, ठीक है। और ये एल लेंथ पे जाके हम लोग डीएल एलिमेंट लिए थे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसके क्या हो गई एल हो गई, ठीक है, ये दूरी एल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों, देख सकते हैं आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा, ठीक है, और टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब एल अपॉन आर, ठीक है। तो इसका अगर डिफरेंशिएशन कर दें हम लोग, आर टेन थीटा इक्वल टू एल आ रहा है, तो आर तो कांस्टेंट ही है, आर तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बदलेगा ना, वो तो कांस्टेंट ही है भाई। और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर ऑफ थीटा, और थीटा के टर्म में तो डी थीटा भी आएगा इक्वल टू डी एल, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है कि नहीं बच्चों। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसे, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमको डीएल के जगह पे लाना है कुछ चीज़ें, ठीक है, डीएल के जगह पे लाना है और ए स्क्वायर के जगह पे लाना है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू ऐसे भी करके लिख दिया हमने। अब आ जाएगा डीएल के जगह पे कैसे लिखेंगे, आर सेक स्क्वायर ऑफ थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर है, कॉस थीटा तो छूट ही गया, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं साफ साफ, एक कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि बटा में है, तो ये तो कट ही जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो कट ही जाएगा, और एक आर यहाँ से एक आर कट जाएगा। अब क्या आ रहा है हमारे पास, छोटा सा डीबी जो हमारे पास आ रहा है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई आर है, यहाँ पे आर लिख देता हूँ, आर तो कांस्टेंट ही है। अब इंटीग्रेट कर देता हूँ डीबी को और इसको, क्योंकि ये चीज़ें कांस्टेंट है ना बच्चों,
आई कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, म्यू नॉट बाई 4 पाई भी कांस्टेंट है। तो ये बस वेरी कर रहा है। कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? थीटा का वैल्यू देखिए, डी बी का वैल्यू 0 से तो कुछ आएगा तो बी ही आएगा, ये तो टोटल बी आएगा हमारे पास, है ना। आखिर छोटा छोटा सा, इसके वजह से छोटा सा डी बी यहाँ पे आया, फिर छोटा सा डी बी यहाँ पे, इस सब के वजह से पूरा बी मिल जाएगा। तो ये तो पूरा बी लिखेंगे ही। यहाँ पे थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है वो देखना। तो यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, इस पॉइंट से ये नीचे का एंगल नेगेटिव का एंगल होता है, ऊपर का एंगल पॉजिटिव पे होता है। तो देखा जाए अगर यहाँ से, अगर हम यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल लेना है तो θ1 + θ2 करना पड़ेगा, है कि नहीं। लेकिन नीचे का एंगल तो नेगेटिव होता है भाई। अगर कोई एंगल ऐसे है तो ये तो पॉजिटिव एंगल है थीटा, लेकिन इस लाइन के नीचे का एंगल कुछ होगा तो ये तो नेगेटिव एंगल होगा ना, नेगेटिव का। तो अगर हम यहाँ से लेकर पूरा एंगल ले लें, यहाँ से शुरुआत करके यहाँ तक पूरा मिल जाएगा। कैसे लेंगे? तो नीचे का एंगल तो नेगेटिव वाला होता है, ऐसे समझिए ना, अच्छे से समझा देता हूँ। लोगों को यहाँ पर समझ में नहीं आता, ऐसे है, ऐसे ऐसे, ठीक है। नीचे है यहाँ पे -4, -3, -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3, 4, इस टाइप से है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल लेना है तो ये सारा चीज़ आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से शुरू करके यहाँ तक ले जाएंगे तो ये कुछ -θ2 होगा, क्योंकि नीचे का एंगल है। अब भाई नीचे का एंगल बच्चों माइनस का ही कुछ एंगल होगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए तो सारा मिल जाएगा। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, एक सेकंड, माइनस का θ2 से लेके θ1 तक आ जाइए तो पूरा एंगल मिल गया और ये पूरा लेंथ कवर हो जाएगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक। यही मैं बोल रहा था। तो अब देख लीजिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, μ0/4 I/r। cos थीटा का इंटीग्रेशन तो sin थीटा ही होता है भाई। कहाँ से कहाँ तक जाना है? -θ2 से θ1 तक। अब आ गया हमारे पास b का वैल्यू, जो आ गया हमारे पास μ0/4 I/r sin θ1, माइनस और माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा sin θ2। ये हमारे पास b आ गया, मैग्नेटिक फील्ड। ड्यू टू लेंथ वायर, है ना। अब पूरे लेंथ की वजह से हमने निकाल लिया बच्चों। अब छोटा सा एलिमेंट की वजह से नहीं है, ये पूरा लेंथ की वजह से है। इसका पूरा लेंथ है, छोटा सा एलिमेंट नहीं है। छोटा सा एलिमेंट के लिए ये वैल्यू, पूरा लेंथ के लिए ये वैल्यू। आई थिंक क्लियर होगा। बिल्कुल इजी आ गया। चलिए अब आगे चल लेते हैं। कुछ कुछ और कैसे जाता है तो जल्दी से बता देता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। अब मान लेते हैं कि हमारे पास कहीं पे मान लेते हैं कि इन्फानाइट वायर दे दिया, इन्फानाइट वायर दे दिया, है ना। तब कैसे करेंगे? ऐसे भी दे देता है कहीं कहीं पे, ऐसे ऐसे करके बढ़ रहा है। ये देखिए इन्फानाइट है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, -∞ ऊपर +∞ तक। और कोई भी पी पॉइंट ले लिया हमने और यहाँ से आपको डिस्टेंस दे दिया है वही r, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिएगा ये एंगल धीरे धीरे ऐसे था, फिर ये एंगल बढ़ा, फिर एंगल बढ़ा, फिर एंगल बढ़ा, फिर एंगल बढ़ा, इन्फिनिटी तक जाते जाते सोचिए ना बच्चों, ऐसे ऐसे जाते 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 ऐसा नहीं लग रहा है कि लगभग ये 90 पहुंच जाएगा। उसी तरीके से ये एंगल इधर बढ़ा 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 बढ़ा, एंगल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते ऐसा नहीं लग रहा है कि इन्फिनिटी जाते 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 लगभग लगभग 90 हो जाएगा, लगभग लगभग। तो वैसे ही यहाँ पे लगभग लगभग दोनों एंगल 90 की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा पी पॉइंट पे, μ0/4 I/r sin θ1 + sin θ2 होता है, sin θ1 + sin θ2 होता है। तो ये नहीं लिख सकते हैं μ0/4 I/r sin θ1 लगभग 90 की तरफ जा रहा है। तो ये एंगल तो 90 डिग्री की तरफ जा रहा है, ये एंगल भी 90 डिग्री की तरफ जा रहा है। sin 91 होता है तो 112 हो जाएगा। ये हो जाएगा μ0, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बी पॉइंट पे हमारे पास आ रहा है μ0 I/2 πr। लोग याद भी रखते हैं लेकिन मैं बताऊंगा नहीं कि याद रखना है बच्चों,
क्योंकि ध्यान में आ जाएगा आपको अगर सोल्व करते जाइएगा, ठीक है। ये तो इनफाइनाइट वायर की वजह से था, एक कुछ सेमी इनफाइनाइट वायर भी होता है। सेमी इनफाइनाइट वायर मान लेते हैं कि आपको यहाँ पे ये पॉइंट दे दिया है पी पॉइंट, तो यहाँ से दूरी आपको दे दिया है आर। ये क्वेश्चन ही समझिए बच्चों, क्वेश्चन ही सोल्व कर रहे हैं आप, है ना, ठीक है। तो अब बताइए कैसे लेना होगा। ये तो बढ़ते 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 लगभग लगभग थीटा 1 चला जाएगा उधर ऊपर की तरफ, तो थीटा 1 का वैल्यू लगभग लगभग 90 की तरफ जा रहा होगा, और थीटा 2 का वैल्यू लगभग लगभग 0 की तरफ। थीटा 2 यहाँ से ये एंगल लेते थे ऊपर, थीटा 1 लेते थे, और नीचे वाला एंगल लेते थे थीटा 2। तो भाई नीचे तो जा ही नहीं रहा है, वायर तो यहीं पे ख़त्म हो गया, तो यहाँ से कितना एंगल जाए नीचे, 0 एंगल। नीचे कुछ रहेगा तब तो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे जो आ रहा है μ0/4 I/r साइन ऑफ θ1 90 प्लस साइन 0। पी पॉइंट पे क्या आ जाएगा बच्चों, μ0I/4πr। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका वैल्यू 0 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, लेकिन आई थिंक क्लियर हो गया बच्चों, बहुत आसान है बच्चों, है ना। चलिए बच्चों कुछ और केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। तो काफ़ी आसान तरह केस ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ऐसे हम लोग करंट कैरिंग वायर ले लेते हैं, तो यहाँ पे करंट अगर आई फ्लो हो रहा है और हमको इसी के लाइन पे किसी भी पॉइंट पी को लेना है। बोल रहा है कि पी पॉइंट पे अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बच्चों, है ना, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो इसको निकालना कैसे है भाई। इसको भी निकाल सकते हैं। ऐसे तो हमको पता है पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना बच्चों, ये जो यहाँ से यहाँ तक वायर जा रहा है, तो हमने क्या बोला कि सर्कुलर लूप्स बनते हैं अगर देखा जाए मैग्नेटिक फील्ड का। तो करंट ऐसे जा रहा है, ये देखिए ऐसे है, करंट ऐसे जा रहा है, तो इसको थंब ऐसे रखेंगे तो ऐसे कर्ल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड देगा। करंट के डायरेक्शन में थंब है तो ये मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो मैग्नेटिक फील्ड देगा तो समझ रहे हैं ना आप, इधर से ऊपर की तरफ आएगा तो ये आउटवर्ड हो जाएगा, है ना, ये ऊपर की तरफ आ रहा है और इधर क्रॉस हो रहा है। तो भाई ये बताइए, अगर ये ऐसे जा रहा है तो इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, तो यहीं तक बनेगा ना इसका, ये जो लूप बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का, यहीं तक तो बनेगा। तो ये तो पॉइंट आउटसाइड ही चला गया, तो यहाँ पे थोड़ी कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो यहाँ पे आएगा ही नहीं। ऐसे भी लिख सकते हैं। बोलेंगे कि बच्चे की सर मैग्नेटिक फील्ड तो आपने बताया कि μ0/4 I/r साइन θ1 प्लस साइन θ2 होता है। बच्चों ये चीज़ मैंने बताया, बट ये चीज़ आप नहीं समझे, क्योंकि ये पॉइंट कुछ यहाँ रहेगा, कुछ डिस्टेंस आर रहेगा, तब तो हम लिख पाएंगे इसके लिए। ये किसी वायर के लिए था, बट पॉइंट कुछ इसके इधर आना चाहिए जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा हो। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कहाँ से आएगा, यहाँ पे तो ऐसे ही 0 आएगा। अब इसमें नहीं पी पॉइंट को देखिएगा कि पी पॉइंट यहाँ है तो यहाँ से डिस्टेंस आर 0 हो गया तो ये इन्फिनाइट आ जाएगा, ऐसा नहीं करना है। साफ साफ दिख रहा है आएगा ही नहीं। ये फार्मूला तब वैलिड है जब पी पॉइंट इधर आ रहा हो, है ना। अब उसी के एक्सेस पे आ गया तो कैसे करेंगे, किधर भी पी पॉइंट होगा तो चलेगा, लेकिन इसके एक्सियल लाइन पे नहीं होना चाहिए। पॉइंट पी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ करंट, ठीक है, उसके एक्सियल पे नहीं होना चाहिए, उसमें दिक्कत हो जाता है। बाकी ये ठीक है। मान लेते हैं एक करंट कैरिंग वायर ऐसे जा रहा है, दूसरा करंट कैरिंग वायर ऐसे जा रहा है, ये देखिएगा। तो अब बोलना है कि इसके मिड पॉइंट पे, ये इसका मिड पॉइंट है, दोनों का डिस्टेंस यहाँ से सेम है, ठीक है। यहाँ से ये आर है दूरी, और यहाँ से ये भी आर दूरी है, ठीक है। तो दोनों में करंट यहाँ पे आई जा रहा है, दोनों में करंट यहाँ पे आई जा रहा है। बोला जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एम पॉइंट पे कितना होगा। बहुत इजी तरीका है, समझिएगा आप। अगर ऐसे करंट जा रहा है तो ऐसे कर्ल करेंगे फिंगर को, तो ये ऊपर की तरफ आ रहा है तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ऊपर की तरफ डॉट, इधर आ जाएगा क्रॉस, इधर आ जाएगा क्रॉस, है ना, इधर हर जगह पे क्रॉस आएगा बच्चों।
क्योंकि देखा जाए हमने कर्ल किया है। अब इसके सेकंड वायर, ये फर्स्ट वायर था, सेकंड वायर की वजह से, सेकंड वायर की वजह से इधर आउटवर्ड आ रहा है, तो आउटवर्ड मतलब इधर डॉट आएगा, और डॉट पूरे में आ सकता है, ऐसा नहीं है कि बांटा हुआ है कि आर डिस्टेंस तक ही आएगा, और इधर क्रॉस आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इधर पूरा क्रॉस आएगा, इधर पूरा डॉट आएगा। बोलेंगे सेकेंड वायर की वजह से डॉट सर इधर नहीं आया, आया तो है बच्चों, आया तो है। ये सेकेंड वायर की वजह से इधर पूरा डॉट ही आ रहा है, तो डॉट यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ सबके सब तरफ आ गया, और इधर क्रॉस हर जगह पे क्रॉस आएगा। पूछ रहा है कि एम पॉइंट पे कितना होगा। अब देखा जाए तो यहाँ पर कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, क्योंकि हमने यहाँ से आर डिस्टेंस दोनों के लिए सेम लिया है, दोनों में करंट सेम लिया है, करंट सेम लिया है, आर डिस्टेंस सेम लिया है, दोनों का लेंथ सेम लिया है, तो दोनों में साइन थीटा का वैल्यू सब कुछ सेम लिया है, तो यहाँ पे बी सेम आएगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बी और इसका भी मैग्नेटिक फील्ड बी होगा। लेकिन एम पॉइंट पे दोनों की वजह से देखा जाए तो जीरो हो जाएगा। एम पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड तो ज़ीरो हो जाएगा ना भाई, क्योंकि दोनों की वजह से यहाँ पे कट जाएगी जितना डॉट आएगा उतना ही क्रॉस आएगा, तो इनवर्ड आउटवर्ड कैंसिल आउट है कि नहीं, सिंपल सी बात है। चलिए एक इस टाइप से अगर आपको दे दूँ मैं वायर, इस टाइप से बताइए कि यहाँ पे डायरेक्शन कैसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए बच्चों। तो देखा जाए तो ऐसे जा रहा है, तो ऐसे करेंगे तो इधर आउटवर्ड आ जाएगा ऊपर, और इधर इनवर्ड आ जाएगा। इधर आ रहा है तो ऐसे करेंगे तो यहाँ पे इनवर्ड आ जाएगा, यहाँ पे आउटवर्ड आ जाएगा। ऐसे करके आप बता सकते हैं बिल्कुल आसानी से, है ना, बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं बच्चों बी का वैल्यू। एक बहुत इंपॉर्टेंट का सा केस मेरे को याद आ रहा है, जो कि अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, आपको नहीं करना है। ये अगर करंट कैरिंग वायर है, और हमको मैंने बोला ना बच्चों, कोई पी पॉइंट यहाँ पे अब दे दिया आपको, यहाँ पे, अब आप कैसे कीजिएगा। हमने तो बताया था जब पी पॉइंट इधर उधर होता था तो हम लोग बता देते थे, लेकिन पी पॉइंट अब क्या करें, नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ये भी हो जाएगा। दोनों से एंगल आपको दे दिया है θ1 θ2। देखिए ये पी पॉइंट है, ये एंगल आपको दे दिया है यहाँ से θ1, सॉरी ये एंगल θ2 होगा, ये एंगल θ2 है, ये एंगल θ1 है, इस टाइप से दे दिया आपको। ठीक है बच्चों, करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है, आई बोलना है मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे कितना होगा भाई। कुछ बच्चे डायरेक्ट कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड सर पूछ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बताए हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई, ये डिस्टेंस आर ही है बच्चों, आर साइन ऑफ θ1 दिख रहा है हमें, पहला एंगल प्लस साइन ऑफ θ2, सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बच्चों ऐसे नहीं करना है ना, ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा, गलत क्यों होगा, क्योंकि देखना है आपको कि θ1 और θ2 हमने कैसे लिया था। θ1 तो ठीक है, हमने बोला था कि पी पॉइंट से यहाँ से देखना है ऐसे करके एंगल θ1, बिल्कुल आपने सही लिखा है। लेकिन θ2 के लिए मैंने बोला था इस पॉइंट से हम लोग नीचे की तरफ आते हैं। सर नीचे कैसे आए, नीचे तो वायर ही नहीं है वही तो दिक्कत है, नीचे तो वायर ही नहीं है कैसे करेंगे। अब करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। एक तो तरीका कि आप शुरू से जाइए, जैसे हमने शुरू में डेरिवेशन किया था वैसे कीजिए, तो वैसे आंसर आ जाएगा। एक तरीका है स्मार्ट तरीका, कि आप सोचिए यहाँ पे कैसे करना है। हमने बोला था कि ये जो है इस पॉइंट के लिए हम लोग नीचे जाते हैं, लेकिन ये पॉइंट तो ऊपर है, अब कैसे करें। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट से हम लोग नीचे जाते थे तो नीचे नहीं मिल रहा है, 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 मिल गया। अरे सॉरी, तो आप गधा बना दिए नहीं बच्चों समझिएगा, ऐसे ऐसे जाते जाते हमको यहाँ जाके मिला ना। अगर हम इस वाली लाइन से ये वाली लाइन से ऐसे चलते गए चलते गए चलते गए, हमको यहाँ मिला, आखिरकार मिल गया ना, उल्टा ही चल के मिला लेकिन मिल गया ना, तब जाकर सही आएगा। तो ये स्मार्ट तरीका है ना, ये स्मार्ट तरीका है। ऐसे आप सोल्व करेंगे पूरा तो आएगा, क्यों सोल्व पूरा करना है कि नहीं, फिर उसी चीज़ को सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं बनता। मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर साइन ऑफ θ1, जो कि आपको दिख रहा होगा कि इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से θ1 ही बन रहा है जो यहाँ तक जा रहा है।
दूसरे बार में जो हम लोग लेंगे वो लेंगे यहाँ से ऐसे करके, इस पॉइंट से ऐसे ऐसे चलते 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 जाएंगे और ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, पूरा एंगल 2 पाई होता है, माइनस में थीटा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब जाकर सही आएगा आंसर। तो अब जो दूसरा एंगल हमको चलते चलते मिला है, प्लस में साइन ऑफ थीटा 2 नहीं, 2 पाई माइनस थीटा 2, ओके। सो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर साइन थीटा 1, 2 पाई माइनस थीटा एड शुगर टू कॉफ़ी, आपको पता है ना 4 क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो यहाँ पे ऐड शुगर टू कॉफ़ी होता है। ऑल साइन कॉस, साइन कॉसेक, टेन कॉट, कॉस सेक, इसमें सब पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन आ रहा है तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव ऑफ साइन, और एंगल नहीं बदलता है थीटा 2, ये तो आपने पढ़ा होगा बच्चों मैथ वगैरह में, है ना। तो ये हो गया बी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, जो कि बिल्कुल सही है। ओके, मतलब कि माइनस आता है, अब माइनस आता है ऐसे याद नहीं रखना है बच्चों, आपको ऐसे सॉल्व कर लेना है, बिल्कुल जल्दी से ऐसे करके सॉल्व कर लेना है। एक और तरीका है, एक और स्मार्ट तरीका है, आपको क्या करना है, ऐसा मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैं बताता था आपको, समझिए बच्चों, याद कीजिए बच्चों, मैंने आपको बताया था वहाँ पे। एक क्या कीजिए कि एक वायर ऐसे ले लीजिए और एक वायर ऐसे ले लीजिए, ठीक है। तो अगर ये ऐसे करंट कैरिंग वायर इतना दिया था और उसमें ये वाली वायर ऐड कर दें यहाँ पे लाके, ऐसे इसी वायर को ऐड कर दें इसमें ऐसे करके, तो ये पूरा वायर बन जाएगा। तो ये पूरा वायर की वजह से हमने नहीं निकाला था, ये पूरा वायर की वजह से नहीं निकाला था, याद कीजिए, पूरा वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला था। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। तो 1 की वजह से कितना हो जाएगा, पूरा वायर की वजह से इस पॉइंट पे म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर साइन ऑफ, देखिए अगर पूरा अगर ऐड हो गया, समझिएगा ये पूरा ऐसे ऐड हो गया, ठीक है, इसके वजह से पूरा ऐड हो गया, तो इस पॉइंट पे कितना होगा, एक एंगल थीटा 1 होगा, दूसरा एंगल नहीं हो पाएगा क्योंकि यहीं पे है ना, 0 हो जाएगा, तो एक ही एंगल हो पाएगा जो कि साइन थीटा 1 होगा। अभी मैं बता रहा हूँ मैं क्या क्यों ले रहा हूँ, बस अभी जल्दी से रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। और B2 कितना हो जाएगा, सेकेंड वायर की वजह से, सेकेंड वायर नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये पॉजिटिव मान लेते हैं, नीचे वाला जा रहा है तो इसको नेगेटिव मान लेते हैं। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड उल्टा आएगा क्योंकि वायर में करंट उल्टा ले रहे हैं हम लोग, ऐसे ले लिए, तो इसके वजह से पी पॉइंट पे कितना होगा बच्चों, नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर साइन, साइन समझिएगा, साइन नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे वाला एंगल ये कितना थीटा 2 ही दे रखा है, थीटा 2 ही तो दे रखा है, साइन थीटा 2। और दूसरा एंगल क्या होगा, दूसरा एंगल क्या होगा, नीचे की तरफ जा रहा है तो यहाँ से यहाँ तक ही है, दूसरा एंगल होगा ही नहीं, क्योंकि दूसरा एंगल लेने जाएंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहीं तक वायर है। नीचे कुछ रहता तब ना भाई, नीचे जाके ऐसे दूसरा एंगल थीटा 2 लेते हैं, मतलब दूसरा एंगल कुछ भी फाई वगैरह क्यों लेंगे, क्योंकि है ही नहीं। ये आ गया B1 का, समझिएगा जो B1 आया था हमको इसको ऐड करने से, ये पूरा ऐसे जा रहा था, तो यहाँ पे ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे ऐसे कर्ल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इसके वजह से क्रॉस, यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, और इसके वजह से जो नीचे की तरफ जा रहा है ऐसे करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डॉट, तो यहाँ पे आ जाएगा डॉट मैग्नेटिक फील्ड। अब दोनों को यहाँ पे बी नेट लिखना है पी पॉइंट पे, अगर हमको यहाँ पे पी पॉइंट पे लिखना है तो B1 प्लस B2 करना होगा। आपको साफ साफ दिख रहा है B1 प्लस B2 करेंगे, लेकिन एक ऊपर के एक नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है, तो ऑब्वियसली दोनों में माइनस साइन ही आएगा, दोनों में नहीं, मतलब घटा के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2, ये आंसर आ जाएगा बच्चों, है ना। और आप साफ साफ देख रहे हैं कि ये जो आ रहा है आंसर, और यही आंसर यहाँ पे भी आ रहा था, दिख गया। अब ये कैसे आया, आया इस तरीके से, अगर हम इस वायर को 2 बार, एक बार ऊपर की तरफ एक बार नीचे की तरफ लाएं तो ओवरऑल ये तो हट ही गया ना भाई। कहीं पे अगर +5 दे दिया और -5 कर दिए तो कुछ हुआ ही नहीं,
वैसे ही यहाँ पे अगर वायर में करंट दे दिया और उतना ही वायर में करंट से घटा दिए, कुछ हुआ ही नहीं। तो ये बस तरीका है इसको ऐसे लाने का, ठीक है। ऐसा करके कहीं कहीं पे ट्रिक लगा सकते हैं, ट्रिक बोल सकते हैं इसको, है ना। बाकी आप समझ रहे होंगे कैसे कैसे करना है कि नहीं बच्चों। ऐसे भी करेंगे तो आ जाएगा, ऐसे भी करके चलेंगे तो आ जाएगा। और बाकी एक पहला वाला तरीका जो कि पूरा सॉल्व किया जाता है वैसे भी आ जाएगा। सारे तरीके हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फिगर जो आपको दे रखा है बच्चों, स्क्वायर लुक दे रखा है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर विद द बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन द बी एंड डी एज सोन इन द फिगर। बोला जा रहा है, देखिए करंट यहाँ से बह रहा होगा ऐसा करके, इधर भी तो आ रहा होगा। अच्छा, क्वेश्चन में बोला नहीं है लेकिन क्वेश्चन मैंने पढ़ा था तो वहाँ पे था कि करंट यहाँ से जो आ रहा है इधर भी सिमिलर, इधर भी सिमिलर जा रहा है। यहाँ से आई आ रहा है तो यहाँ पे I/2 और यहाँ पे I/2 जा रहा है। ये आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा लेकिन ऐसा ही होता है। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा। तो अब क्या करना है, इधर से जा रहा है ऐसा करंट, इधर से जा रहा है ऐसा करंट, फिर ऐसे निकल जा रहा है। बिल्कुल सिंपल हो गया भाई, सिंपल ही तो हो गया। इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड, इधर डॉट आएगा, इधर डॉट मैग्नेटिक फील्ड, इधर क्रॉस आएगा। इधर जा रहा है तो इधर डॉट आ जाएगा। एक सेकेंड, हाँ ठीक है ठीक है, क्रॉस आएगा ना भाई। और इधर डॉट आ जाएगा। इसके वजह से क्या होगा, ऐसे जा रहा है तो इधर आ जाएगा डॉट, इधर आ जाएगा क्रॉस। इसकी वजह से इधर आ जाएगा डॉट, इधर आ जाएगा क्रॉस। और बिल्कुल सारी चीज़ें सिमिलर है। तो अंदर यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले ले, वहाँ पे हमारे को मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 ही मिलेगा। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 ही मिलेगा, क्योंकि सिमिलर हो गया ना, ऊपर नीचे हो गया। और इनवर्ड आउटवर्ड दोनों सिमिलर है तो 0 ही तो होगा। ठीक है, काफ़ी आसान सा सवाल फिर से कर लेते हैं बच्चों। जो आपको दिया गया है, 2 पैरेलल वायर्स हैं जो प्लेन पे रखे हुए हैं। कैरिंग करंट 2I एक में जा रहा है, एक में I करंट जा रहा है। ACD पॉइंट लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, प्लेन ऑफ द पेपर। डिस्टेंस मेंशनड है, ठीक है, डिस्टेंस आपको दे रखा है। मैग्नेटिक फील्ड बताना है ACD पॉइंट पे। चलिए कर लेते हैं। देखिए वायर 1 में करंट ऐसे जा रहा है, इसमें करंट ऐसे आ रहा है, होगा क्या यहाँ पे वो समझिएगा। इस वायर का ऊपर की तरफ जा रहा है करंट, तो ऐसे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे A पॉइंट पे आ जाएगा ऊपर की तरफ, मतलब डॉट। और इधर C पॉइंट की तरफ जो आएगा क्रॉस वाला आएगा। नीचे की तरफ जा रहा है ये सेकंड वायर, तो सेकंड वायर की वजह से नीचे भी क्रॉस ही आ जाएगा। और इधर की तरफ डॉट आ जाएगा। मतलब ऐसा ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है, फील हो रहा है कि इस इधर A पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो डॉट का आएगा, मतलब आउटवर्ड। C पॉइंट पे जो भी आ जाएगा वो क्रॉस का आ जाएगा। और D पॉइंट पे जो भी आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा किस चीज़ का, डॉट का। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिएगा, इसका इन्फ्लुएंस यहाँ तक भी हो सकता है, तो इसके वजह से यहाँ पे भी क्रॉस आ सकता है। और इसका इन्फ्लुएंस इस डायरेक्शन में है, तो ऐसे करके क्रॉस यहाँ तक भी क्रॉस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ आप ऐसे समझिए। मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको A पॉइंट पे निकालना है तो कैसे निकालिएगा, μ0/4π एक वायर से वजह से। पहले एक सेकेंड, क्या हो गया, अच्छा उधर चला गया। सोचा क्या हो गया। ठीक है बच्चों, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे ये जो आ रहा है हमारे पास μ0/4π, ये देखिए A पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड वायर 1 की वजह से प्लस वायर 2 की वजह से लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो मैग्नेटिक फील्ड वायर 1 और वायर 2 की वजह से कैसे लिखें, 1 की वजह से μ0/4π। एक सेकेंड, दोनों इन्फानाइट वायर है तो आपको इन्फानाइट वायर में पता था कैसे होता है, μ0/2π ऊपर होता है I/R। ठीक है, तो I कैसे लिखे बच्चों, पहले वायर की वजह से 2I करंट दौड़ रहा है। और R डिस्टेंस कितना है बच्चों, यहाँ पे ये R डिस्टेंस कितना है, A है, हम A लिख देंगे, हो गया भाई। और कौन सा आ रहा था इसके वजह से, डॉट आ रहा था, प्लस μ0/2π I/R दूसरे वायर की वजह से, तो I लिख देंगे डिवाइडेड बाई R। डिस्टेंस कितना है बच्चों, इसके वजह से डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक A 2A हो गया,
2a। और इसकी वजह से क्या आ जाएगा, ऐसा करके क्रॉस आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस लिख दिया। एक की वजह से डॉट, एक की वजह से क्रॉस, तो इसका मतलब घटाना होगा। दोनों सेम रहता तब ना जुड़ता, दोनों डिफरेंट है तो घटा देंगे। घटा दीजिए भाई, इसमें से इसको घटा देंगे, कितना हो जाएगा जल्दी बताइए बच्चों। 2 माइनस 4, ठीक है ठीक है। यहाँ पे म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई इंटू 4/3 आ जाना, सॉरी, और 3/2 आ जाएगा, 3/2 I/A। वैसे लिख सकते हैं इसको म्यू नॉट 3 टाइम्स ऑफ 4 म्यू नॉट I/A, ऐसे लिख सकते हैं ना। ऐसा तो लिख ही सकते हैं, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, ये आंसर आ गया है ना बच्चों, ये आंसर आ गया हमारे पास फाइनली। अब फाइनली बोलेंगे इसका डायरेक्शन किधर है ना। यहाँ पे इसका डायरेक्शन किधर है, तो जिसकी वजह से ज़्यादा आ रहा था, इसकी वजह से ज़्यादा आ रहा था, हम डॉट वाला ज़्यादा लेंगे, क्योंकि हम इसमें से इसको घटाए हैं और जो कि हमको दिख रहा है कि वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये ज़्यादा था, ये ज़्यादा था, तो इसका इन्फ्लुएंस रहेगा, तो डॉट का आएगा, तो हम यहाँ पे डॉट लिख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से आ जाइए सी पॉइंट पे। अब हम डायरेक्टली लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे बच्चों, अब आपको मैंने समझा दिया, आप खुद से कीजिए। सी पॉइंट पे आ जाते हैं, म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू 2 टाइम्स ऑफ हाई डिवाइडेड बाई A/2। म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई I/A, मतलब कि दोनों के यहाँ प्लस हो जाएगा, दोनों सिमिलर आ रहा है, I डिवाइडेड बाई A/2। ये कितना आ जाएगा बच्चों, म्यू नॉट बाई 2 पाई 4 है, और यहाँ पर 2 बन रहा है, 4 और 2 6 होता है, 6 कट जाएगा, तो 3 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट डिवाइडेड बाई पाई A इंटू I, ये आ जाएगा। और इसका ऐसे होगा, क्रॉस नहीं होगा, क्योंकि बीच में हमेशा क्रॉस ही बन रहा है। अब हम आ जाते हैं डी पॉइंट पे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डी पॉइंट, 1 की वजह से प्लस 2 की वजह से। ठीक है, 1 की वजह से 2 की वजह से कोई दिक्कत नहीं है। म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू 1 की वजह से बच्चों यहाँ पे इन्फ्लुएंस होगा, है ना, और 2 टाइम्स ऑफ हाई डिवाइडेड बाई कितना डिस्टेंस है, 2a है। माइनस लिखना है या प्लस लिखना है, देख लेते हैं। देख सकते हैं इसकी वजह से तो हमको दिख रहा है कि क्रॉस आएगा, है कि नहीं, इसकी वजह से क्रॉस आएगा और इसकी वजह से डॉट आया था, तो ऑब्वियसली माइनस ही देना है। इंटू देख लेते हैं कौन सा बड़ा आ रहा है, I डिवाइडेड बाई A आ रहा है। अगर आप सोच रहे होंगे कि भाई डॉट आएगा क्रॉस आएगा, समझ में नहीं आ रहा है, तो सिंपली बात बच्चों आपको पता है, 1 के वजह से जो ये आया है, ये 1 है, इसकी वजह से यहाँ पे क्रॉस आ रहा है, तो आप साफ साफ यहाँ पे क्रॉस लिख दीजिए और इसको डॉट लिख दीजिए। आप देख सकते हैं वैल्यू किसका बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, कौन सा है, दोनों तो सिमिलर ही दिख रहा है, दोनों तो कट ही गया। जो बड़ा रहता है उसका आंसर आ जाता है, तो 0 हो गया। मैग्नेटिक फील्ड डी पॉइंट पे क्या हो गया, 0 हो गया। और अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पोजीशन ऑन पॉइंट ऑफ लाइन ACD मैग्नेटिक फील्ड इज 0। भाई ACD पे तो डी के जगह पे ही 0 है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी, है ना, सेकंड का आंसर हो जाएगा डी पॉइंट। डी पॉइंट पे ऐसे करना है बच्चों, ऐसे करना है, आप लोग कर सकते हैं। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड सी पॉइंट पे बताना है, तो ये भी बताया जा सकता है। यहाँ पे सिमिलरिटी दिख रहा है हमको, देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इधर आ जाएगा डॉट, इधर आ जाएगा क्रॉस, इधर आ जाएगा क्रॉस, इधर आ जाएगा डॉट, नीचे तो ये भी क्रॉस, ये डॉट, और ऐसे है तो इधर क्रॉस इधर डॉट। ठीक है, अब क्या करना है देख सकते हैं आप, हमको क्या करना है, सब वायर की वजह से सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ओके, तो अगर ये वाला SP देख लूँ, पहले SP पॉइंट देख लेता हूँ, SP वायर देखा जाए तो मिड पॉइंट ही तो है, मिड पॉइंट की जगह पे थे C। हम कैसे लेते थे एंगल, ये वाला एंगल लिखते थे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, है कि नहीं। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस है √3a/2 हाफ, और ये हाफ डिस्टेंस भी लिखेंगे तो ये हो जाएगा a/2। सारी चीज़ें तो दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं। तो SP की वजह से देख लेता हूँ,
म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई कितना दूरी है बच्चों, √3a/2 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 ये थीटा 1 ये थीटा 2, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमको दिख रहा है थीटा 1 थीटा 2 बराबर ही होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो थीटा 1 थीटा 2 बराबर होगा, तो 2 टाइम्स लिख देते हैं इंटू 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन थीटा, देखिए बच्चों ये डिस्टेंस आपको दे रखा है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, समझ रहे हैं, ये कितना है a/2 और ये डिस्टेंस कितना है √3a/2, और ये एंगल आपको पता करना है। साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, थीटा ही तो निकालना है तो टेन थीटा निकाल लेते हैं ना, टेन थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस a/2 डिवाइडेड बाई √3a/2, तो 1/√3, 1/√3 कब आता है टेन थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू कब आता है √3, 60 डिग्री पे √3 आता है। यहाँ पे तो देख रहे हैं कि 30 डिग्री हो जाएगा, है ना बच्चों, 30 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। तो देख सकते हैं आप, ये साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा SP की वजह से, ठीक है। और सिमिलर SP की तरह ही तो ये भी है इसके जगह पे तो ऐसा ही आ जाएगा, है ना, तो SP और इसकी वजह से सेम होगा, सेम फॉर RQ, ठीक है। अब आ जाते हैं PQ की वजह से, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई ए कितना बच्चों, देख लीजिए यहाँ से दूरी देखते थे, ये दूरी a/2 है, फिर से एंगल दोनों सेम है तो 2 टाइम्स कर देंगे साइन ऑफ थीटा, नहीं फाई यहाँ पे लिख देते हैं, है ना, फाई। देखिएगा ये थोड़ा सा यहाँ पे ये वाला चीज़, ये एंगल यहाँ पे फाई बन रहा है, ये दूरी आपको a/2 दे रखा है, ये दूरी √3a/2 है, फिर से ये अगर 10 फाई लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो √3a/2 डिवाइडेड बाई a/2, तो यहाँ √3 आ रहा है, तो फाई का वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री, तो 60 डिग्री साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई ए, 2 पर चला गया, 2 पहले से है, √3/2, ये कट गया, इसका वैल्यू कितना रहा था बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये तो कट गया था, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 टाइम्स आई डिवाइडेड बाई √3a, यहाँ पे कितना रहा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 टाइम्स ऑफ आई डिवाइडेड बाई a इंटू √3, ओके। और इसके वजह से भी वैसा ही होगा, सेम फॉर वायर SR, ठीक है। तो अब हम ओवरऑल लिखते हैं, ओवरऑल B कितना होगा, देखिए ये एक वायर की वजह से हमने निकाला SP, तो इसकी वजह से सिमिलर हो जाएगा, ठीक है, तो 2 टाइम्स आ जाएगा, इसका 2 टाइम्स और फिर इसका भी 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स तो कॉमन ही हो जाएगा ना बच्चों, दोनों को ऐड कर देते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई भी कॉमन ही हो जाएगा, आई बाई ए भी कॉमन ही हो जाएगा, बचेगा क्या, 2/√3 प्लस 2√3, कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू 1/√3 प्लस √3, कितना आ रहा है √3 4 आ जाएगा, तो 4 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई पाई √3a, ये आंसर हो गया, बी नेट का वैल्यू ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। काफ़ी इजी है, ठीक है, काफ़ी इजी तो नहीं था, थोड़ा सा इसमें सॉल्व करना पड़ा था, बट कोई बात नहीं बच्चों, थोड़ा थोड़ा करते रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ तक आने के लिए बच्चों
आप सभी लोगों को बहुत बड़ा होता थैंक यू। मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके बाय बाय।